हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटिल स्पार्क। आज हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है बेधा। औरत अगर माता के रूप में अपने बच्चों पर कृपा बरसा सकती है तो राक्षसों का संहार करने वाली काली भी बन सकती है। अगर औरत को उसकी मर्जी के बिना छुआ तो औरत को चंडी बनते भी देर नहीं लगती। कुछ ऐसे ही थीम और डायलॉग के साथ निमित्त ये मूवी है हमारी बेधा। मूवी की एक्सप्लेनेशन से पहले आप सभी को क्रिसमस और नए साल के ढेरों बधाइयाँ। बेधा फिल्म शिव राजकुमार की 125वीं फिल्म है और क्रिसमस के मौके पर 23 दिसंबर 2022 को रिलीज हुई थी, जहां इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। मूवी शुरू करने से पहले आपको अपने साथ हुई हाल ही में यूट्यूब से जुड़ी एक हैरान करने वाली घटना से रूबरू करवाता हूं, जो अक्सर नए यूट्यूबर के साथ हो जाता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि क्रिसमस के दिन हमने रोहित शेट्टी के द्वारा निर्मित मूवी सर्कस को पूरी मेहनत और शिद्दत से आपके लिए एक्सप्लेन किया था। वीडियो को आपने अच्छे खासे व्यूज और लाइक्स से भी नवाजा था, पर रोहित शेट्टी एंड प्रोडक्शन कंपनी ने वीडियो को कॉपी स्ट्राइक दे दिया और तो और वीडियो को रिमूव भी करवा दिया। दुख तो हुआ और एक दो दिन कंफ्यूज भी रहे, पर फिर हमने एक नई मूवी से वापसी की, ये सोचकर कि आप सबका बेशुमार प्यार जरूर रोहित शेट्टी और उस जैसी दूसरी कॉपीराइट एजेंसीज के हर वार पर जबरदस्त फटकार साबित हो। तो गाइज, अगर आपको ये नई एक्सप्लेनेशन मूवी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की मूवी बेधा। मूवी शुरू होती है साल 2021 में मैसूर से, जहां एक बस में सफ़र कर रहा पैसेंजर किसी अनजान लड़की को तंग करता है। हताश हुई लड़की घर आकर अपनी दादी को अब दोबारा ऑफिस में ना जाने के लिए कहती है। दादी के पूछने पर लड़की बस में घटी सारी घटना को बयां करती है। अगली सुबह दादी उस लड़की का गुस्सा ठंडा करने के लिए उसे अपनी अलमारी से एक पुरानी बुक निकालकर पढ़ने के लिए कहती है और कहती है, अगर तुम नहीं पढ़ सकती तो मैं तुम्हारे लिए वह किताब पढ़ देती हूँ। लड़की दादी की बात मान जाती है और सुनने के लिए तैयार हो जाती है। लड़की की बातों से ये भी पता चलता है कि अलमारी में रखी किताबें दादी ने ही लिखी थी। दादी के कहने पर द हंट बिगिंस नाम की किताब लड़की निकालती है और दादी को पढ़ने के लिए कहती है। कहानी की शुरुआत होती है 1985 में चंद्रगिरी में मौजूद एक जेल, जहां कनका नाम की एक लड़की को जेल से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जहां उसके स्वागत के लिए नाच गाना हो रहा होता है। यही हमें शिवराज कुमार यानी वेदा को दिखाया जाता है। लोग उन दोनों के मिलने पर आतिशबाजी और पटाखे चलाकर खुशियां मना रहे होते हैं। अगले सीन में वेदा को किसी चाय वाले की दुकान पर चाय पीते हुए दिखाया जाता है, जबकि वहीं उनके सामने कुछ बदमाश अपनी गाड़ी में कुछ करतब दिखाने वालों को तंग कर रहे होते हैं और कुछ मर्दों और औरतों को सीना के लिए ट्रक में खरीदते हुए दिखाया जाता है। तभी एक शराबी भी आता है और अपनी बीवी को भी ट्रक में ले जाने की बात करता है। ये सारी घटना वहाँ चाय बनाने वाली औरत देख रही होती है और मर्दों को नामर्द कह के पुकारती है। तभी बेदा की तरफ देखकर वह कहती है, मैं तुम्हें नहीं कह रही, ये तो मैं अपने गांव के नामर्द लोगों के बारे में कह रही हूँ। यहाँ चाय वाली बेदा को बताती है कि वह बदमाश गिरिया के आदमी होते हैं। गिरिया जो 10 साल पहले सुपरवाइजर था और मजदूरी के काम के लिए मजदूरों को रखता था। फिर उसने गुंडों को रखा और पैसे के बदले में मजदूरों को खरीद लिया और बंधुआ मजदूर बनाकर अपने खदानों में लगाया और खूब पैसा बनाया, और तो और कानून को भी खरीद लिया। चाय की दुकान के पास एक तरफ जहां गिरिया का बदमाश करतब दिखाने वाली को तंग कर रहा होता है और दूसरी ओर शराबी अपनी बीवी को गिरिया के बदमाशों के साथ चले जाने के लिए जबरदस्ती करता है और लात गुस्से बरसाता है। ये सब बेदा से देखा नहीं जाता और वह चाय की दुकान से बाहर निकलता है और गिरिया के बदमाशों को पीटने लग जाता है। ये देखकर करतब दिखाने वाली बहुत खुश होती है और खुशी में गाना गाते हुए नाचती है। उसके बाद गिरिया के बदमाश वहाँ से चले जाते हैं। अब बेदा शराबी को ये कहकर समझाता है कि अगर औरत चुप है इसका मतलब ये नहीं कि वह कमज़ोर है। अगर वह देवी गंगा की तरह प्रतिकार करती है तो उसकी ताकत को रोकना भगवान शंकर के लिए भी मुश्किल है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर रमा की एंट्री होती है। वह बदमाशों को पीटती है। अब बेदा और लड़की को देखती है और पूछने पर लड़की अपना नाम कनिका और बेदा के साथ अपना रिश्ता बाप बेटी का बताती है। तभी इंस्पेक्टर रमा की निगाहें लड़की के थैले पर जाती हैं, जिसमें लड़की ने पत्थर रखा होता है। इंस्पेक्टर रमा पत्थर देखने पर लड़की को उसे तंग करने वाले पर बिना सोचे हुए इस्तेमाल करने की छूट देती है। अगले सीन में एक लंगड़ा व्यक्ति जो टांगे में बैठने वाला होता है कि उसे टांगे में बैठी एक औरत परी जो कि धंधे वाली होती है, वह देखकर भड़क जाती है और उस पर हमला कर देती है। यहाँ हमें कुछ भी समझ नहीं लगता कि उस औरत ने उस लंगड़े व्यक्ति पर हमला क्यों किया। अब
अगला सीन जिसमें बेदा और लड़की रात के समय एक थाने के बाहर दिखाई देते हैं, जहां थाने के बाहर आग लगने की वजह से सभी लोग अपने साहब रुद्रा को अकेला छोड़कर आग लगी जगह की ओर चले जाते हैं। अंधेरे में इंस्पेक्टर रुद्रा लड़की को अकेला देखकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने लग जाता है, पर तभी वेदा आ जाता है। उसे देखकर रुद्रा डर जाता है। लड़की भी मौका पाकर पत्थर निकालती है और उस पर वार करती है। रुद्रा की मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी वहाँ हवलदार आ जाता है, वह सब देख लेता है पर कुछ कर नहीं पाता। अगले सीन में कनिका नदी में हाथ में पकड़े हुए एक छोटे से लकड़ी की कठपुतली को पानी में नहलाते हुए दिखती है और नदी में से एक नया पत्थर निकालकर बैग में रख लेती है। ये सब बेदा किनारे पर बैठा देख रहा होता है। तभी वह लंगड़ा व्यक्ति आता है और बताता है कि रुद्रा को मारने की वजह से पुलिस उन दोनों की तलाश कर रही है। यहाँ हमें ये भी पता लगता है वह लंगड़ा व्यक्ति जिसका नाम दया है वह वेदा का दोस्त है और उनके इस सीरियल किलिंग में उनकी मदद करता है। दया उनके इस गांव में काम खत्म होने पर अगले गांव शिरली की ओर जाने के लिए कहता है, जहां उनका दूसरा शिकार होता है। अगले सीन में इंस्पेक्टर रमा रुद्रा के थाने में पहुंचती है। हवलदार अपने साथ बीती सारी बातें बताता है। रमा पत्थर को देखकर पहचान जाती है कि यह काम बेदा और उसकी लड़की कनका का ही है। वहीं थाने में तभी लॉयर गिरजा आती है। वह इंस्पेक्टर रमा को वेदा और उसकी लड़की के द्वारा इस प्रकार की हरकत किए जाने की वजह बताने के लिए उसकी पिछली ज़िंदगी में घटी घटना के बारे में बताती है। अब मूवी फ्लैशबैक में चले जाती है और ये 1965 का कोनेहली गांव का दृश्य है, जहां बेदा को दिखाया जाता है जो बहुत ही सीधा साधा भोला भाला और खुश दिल इंसान होता है। आगे दिखाया जाता है कि वह लंगड़ा व्यक्ति दया, जिसकी टांगें अभी बिल्कुल ठीक होती हैं, उसकी नज़र गांव के ही एक व्यक्ति बीरा पर पड़ती है जो मंदिर लूटने के इरादे से मंदिर की ओर बढ़ रहा होता है। तभी दया वेदा को लेकर वहां पहुंच जाता है और उसे पकड़कर गांव वालों के सामने पेश करता है। तभी वहां इंस्पेक्टर रुद्रा आता है, जहां पुरानी किसी घटना को लेकर रुद्रा और वेदा के बीच में कुछ कहासुनी होती है। इसके बाद इंस्पेक्टर रुद्रा वीरा को लेकर चला जाता है। गांव वाले बताते हैं कि वीरा की आज शादी थी, रुद्रा की वजह से उसकी शादी टूट गई। इस बात को लेकर लड़की के घर वाले वेदा के घर वालों के साथ बहस करने लग जाते हैं। वेदा की माँ जैसी दोस्त चाकरी उसको समझाती है कि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और नहीं लगता कि अब तुम्हारी शादी होगी। कुछ सोचकर वेदा लड़की के पास जाता है और उसके गले में मंगलसूत्र बांध देता है। अब लड़की के गांव वाले लड़कों के गांव वालों को अपने गांव आकर रीति रिवाज को पूरा करके बहू ले जाने के लिए कहते हैं। अब बेदा बस से उनके गांव में पहुंचता है। सांकरी गांव वालों का अप्रिय रवैया देखकर डर जाती है। वह वेदा को वापस चलने के लिए कहती है, पर वेदा के कहने पर वह रुक तो जाती है, पर उनके हाथ का दिया हुआ खाना नहीं खाती। रात में सांकरी और बेदा के दोस्त उसे सुहाग रात पर नए नए तरीके बताते हुए अंदर भेजते हैं। कमरे के अंदर सारा सीन ही उल्टा हो जाता है। सीधी सादी सी दिखने वाली पुष्पा वेदा को धमकाते हुए कहती है, क्योंकि तुझे आसानी से चारा मिल गया तो तू मजे लेगा। तू कहेगा तो मैं तेरे पैर धोऊं, तेरे लिए पानी लाऊं, तेरी मालिश करूं। वेदा कहता है, मैंने तुझे नई जिंदगी दी है। इस पर पुष्पा कहती है, मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाई तो नहीं थी, तू खुद ही आकर मेरे गले में मंगलसूत्र बांध। वेदा के पसीने छूट जाते हैं, वह बाहर भाग आता है। इस सारा नजारा साकरी और वेदा के दोस्त देख रहे होते हैं और दोस्त की मासूमियत पर हंस भी रहे हैं। अगली सुबह पुष्पा की विदाई होती है। पुष्पा बिल्कुल गाय बनकर खड़ी होती है। इस पर बेदा की मां साकरी उसे दो चेहरे वाली चुड़ैल कहकर बुलाती है। अब बेदा पुष्पा को बस में लेकर वापस अपने गांव में आ जाता है। रात को शंकरी वेदा को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए पुष्पा के पास भेजती है, पर तभी पुष्पा गुस्से से भरी हुई उसके सोने के लिए चटाई बाहर फेंककर दरवाजा बंद कर देती है। अगला सीन अब वापस 1985 में शिरली में पहुंचता है। यहाँ वह लंगड़ा व्यक्ति वेदा और कनका को बताता है कि शिरली में एक मान्यता है कि चामुंडा महिषासुर का वध करने के बाद शांति से साधना करने लग जाती है। तभी शिरली नाम की आदिवासी औरत अपनी कठोर पूजा से माँ को उसी गांव में रहने के लिए बाध्य कर देती। तब से उस गांव का नाम शिरली पड़ गया। अब वहाँ का पुजारी नानजप्पा था। शिरली के लोग देवी और वहाँ के मुखिया की पूजा करते थे। मुखिया की एक 8 साल की लड़की थी जो दिमागी तौर से अविकसित थी। देवी की वजह से कोई भी सरकार या कानून के पास नहीं जाता था, क्योंकि उनके बीच एक मान्यता थी, यदि किसी ने जुर्म किया है तो उसे बलि वाले खंबे से बांध दिया जाता था और कपूर जला दिया जाता था। अगर वह कपूर पूरा जलकर बुझ जाता था तो उसे निर्दोष मान लिया जाता, और यदि वह पहले ही बुझ जाए
तो उसे दोषी मानकर उसे सजा दी जाती थी। यहाँ लंगड़ा व्यक्ति दया वेदा और कनका को ये बताता है कि हमारा अगला शिकार मंदिर के पुजारी नानजप्पा के पास जाने वाला है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मुखिया की बेटी घर के बाहर खेलते खेलते अचानक गायब हो जाती है। उसे कोई बोरी में उठाकर नानजप्पा के घर पर छोड़ देता है। उधर मुखिया, उनका नौकर और सारा गांव उसे ढूंढने लग जाता है। तभी मुखिया की बेटी भाग्या अचानक पुजारी को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। इस पर नानजप्पा भाग्या के चिल्लाने पर उसे चुप कराता है, पर तभी उनका नौकर पहुंच जाता है और गलतफहमी में पड़कर भाग्या को गलत इरादे से छूने के लिए पुजारी नानजप्पा को दोषी ठहराता। अब सभी गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और पुजारी नानजप्पा के दोषी या निर्दोषी होने का निर्णय करने के लिए देवी माँ के पास ले जाते हैं। मान्यता के मुताबिक कपूर जलाया जाता है। अचानक कपूर जलते जलते बुझ जाता है। ये देखकर मुखिया और गांव वाले पुजारी पर पत्थर बरसाने लगते हैं, पर तभी वेदा और कनका आ जाते हैं। वह नानजप्पा से कहते हैं कि हम तुझे तेरे घर में ही मार सकते थे, पर तेरे उन लोगों के सामने पर्दाफाश किया जिन्होंने तुझे भगवान बनाया हुआ था। हम तेरी बलि देंगे, इसे कोई खून नहीं कहेगा, हत्या नहीं कहेगा, और यही न्याय होगा। इतना कहकर उसका गला काट देता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर रमा शिरली पहुंचती है, जहां मुखिया बताता है कि वह 2 लोग थे और उन्हें हमने इसलिए नहीं रोका क्योंकि हमें ये न्याय लगा। मुखिया ये भी बताता है कि उनका शिकार अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जाते जाते वे एक नया पत्थर साथ लेकर गए हैं। इंस्पेक्टर रमा समझ जाती है कि ये वेदा और कनिका ही थे। अगले सीन में परी नाम की एक सेक्स वर्कर को दिखाया जाता है, जो भीड़ वाली जगह से गुजर रहे वेदा को कुछ बताना चाहती है, पर तभी लंगड़ा व्यक्ति दया उसकी आंखों में मिर्ची डाल देता है और उसे रास्ते से भटका देता है और वेदा को भनक भी नहीं लगने देता। अब फिर से मूवी फ्लैशबैक में सन 1965 में धर्मागिरी कोर्ट में पहुंचता है, जहां सरकारी वकील गिरिजा वीरा को दोषी साबित नहीं कर पाती, क्योंकि वकील गुणशेखर नए केस को घुमाकर वेदा के खिलाफ पुष्पा के प्रति चाहत की ओर मोड़ देता है और कहता है कि वेदा ने जानबूझकर शादी के दिन उसे अरेस्ट करवाकर अपना रास्ता साफ किया। इस प्रकार वीरा बच जाता है। यहाँ पर बेदा को एक बात और पता चलती है कि इंस्पेक्टर रुद्रा भी वीरा के साथ मिला हुआ होता है। अगले सीन में बेला के गांव में जहां पुष्पा कुएं से पानी भर रही होती है, वीरा उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि वीरा पुष्पा की माँ का भाई होता है और उसने अपनी बहन को यानी पुष्पा की माँ को वचन दिया होता है कि वह पुष्पा के बड़े होने पर उसके साथ शादी करेगा, लेकिन पुष्पा ने उसकी चोरी करने वाली हरकत से नाराज होकर उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया और अब वह शादीशुदा है, नहीं जा सकती, यह कहकर वीरा को उसके साथ जाने के लिए मना कर देती। अगले सीन में वेदा रात को अपने खेत में जाता है, जहां किसी ने आग जलाई होती है। जाकर देखता है तो वहां पुष्पा आग जलाकर शराब पी रही होती है। पुष्पा वेदा से कहती है, जब वह खंजर से उस पर वार करती है और बाहर सोने के लिए कहकर तंग करती है, तब भी वह उसे कुछ क्यों नहीं कहता। इस पर वेदा कहता है, औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसमें मर्दानगी नहीं होती। पुष्पा उसकी बातों से खुश हो जाती है और शराब के नशे में उसके ऊपर ही सो जाती है। वेदा उसे घर ले जाकर सुला देता है और बाहर जाके सोने लगता है कि तभी पुष्पा उसे इशारे से अंदर बुलाती है, जिस पर वेदा खुश हो जाता है और मर्दानी दिखाने का वक्त आ गया कहकर खुशी खुशी अंदर चला जाता है। अगला सीन गिरैया के अड्डे पर सन 1985 में पहुंच जाता है, जहां मजदूरों को खूब पीटा जाता है और गर्म सलाखों से दागा जा रहा होता है। मार खाए बदमाश गिरैया के पूछने पर बताते हैं कि वह जंगल की आग की तरह था, जिसने उसके सारे बदमाशों को बेरहमी से पीटा। तभी मजदूरों की भीड़ में उन्हें 2 लोग वेदा और कनका दिखाई देते हैं। जब गिरैया उनसे पूछता है कि ये दोनों कौन हैं, तो वह बदमाश बताते हैं कि ये वही जंगल की आग है जिन्होंने उन्हें बेरहमी से मारा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह दोनों अपने आप को बेचकर खुद गिरैया के अड्डे पर गिरैया को सबक सिखाने के लिए आए होते हैं। इससे पहले कि गिरैया के बदमाश कुछ कर पाते, कनका भीड़ के बीच से बाहर निकलती है और अपने खंजर से सबको काटना शुरू कर देती है। तभी एक बदमाश कनका पर भारी साबित होता है। यह देखकर वेदा निकलता है और वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। वह उन्हीं गर्म सलाखों से गिरैया को भी दाग देता है। अंत में कनका अपने बैग में रखे हुए पत्थर को बाहर निकालती है और उसी से गिरैया का भी अंत कर देती है। अगले सीन में इंस्पेक्टर रमा गिरैया के अड्डे पर पहुंचती है और उनको मारने वाले शख्स के बारे में उन मजदूरों को पूछती है, तो मजदूर फिर वही 2 लोगों के होने का जिक्र करते हैं, जिनमें से एक के हाथ में पत्थर होता है और वह पत्थर उछाल उछाल कर उसके द्वारा मारे जाने की बात करते हैं। इसके बाद कनका
अपने नियम मुताबिक दुश्मन को मारने के बाद लकड़ी की कठपुतली को पानी से नहला रही होती है कि तभी सेक्स वर्कर पारी वहां से गुजरती है, जिसे देखकर लंगड़ा व्यक्ति दया घबरा जाता है, लेकिन पारी उसे बिना देखे आगे बढ़ जाता। अब फिर से कहानी फ्लैशबैक में 1968 में नीरघटा नामक स्थान पर पहुंचती है, जो पुष्पा का मायके होता है। तभी वहां वीरा फिर से आ जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर पुष्पा भी वेदा को चाहती है और उसे देवता मानकर उसकी पूजा करती है। ये कहकर वीरा को वहां से भगा देती है। यहाँ हमें यह पता चलता है कि अब पुष्पा माँ बनने वाली होती है, जिसे सुनकर शंकरी और पुष्पा की माँ बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में वेदा के घर पुष्पक को बच्चा होने वाला होता है। उसकी माँ जैसी दोस्त शंकरी कहती है कि उसे बेटी ही होगी और वह उसी की तरह उसका साथ जीवन भर देगी। शंकरी अभी यह कह ही रही होती है कि उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वह मर जाती है। तभी दाई बताती है कि उनके घर में बेटी पैदा हुई है। अब धीरे धीरे वेदा की बेटी बड़ी हो रही होती है। वेदा उसे बहुत प्यार करता है। अगला सीन फिर से दोबारा 1985 के दशक में पहुंचता है, जहां लंगड़ा व्यक्ति दया वेदा को उसके अगले शिकार कलेशी और कलेशी के बीबी बच्चों के बारे में बताता है कि वह अब निचले हिस्से से पैरालाइज हो चुका है और उसकी बीबी बहुत ही लालची किस्म की औरत है। उसका पैसे से पेट नहीं भरता। वह वेदा से कलेशी को जिंदा ना छोड़ने के लिए कहता है। अगले सीन में वेदा कलेशी के बीवी को खुद को कलेशी का रिश्तेदार बताकर उन्हें अपने पुरखों की जमीन के बेचने और उसमें से कलेशी का हिस्सा देने का कहकर खुश कर देता है। पर कलेशी उन दोनों को देखकर पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि वह दोनों उसे और उसकी बीवी बच्चों को मारने के लिए आए हैं, पर कुछ सोचकर अपनी बीवी को कुछ नहीं बता। कलेशी की बीवी उन्हें रात का खाना खिलाकर रात रुकने के लिए कहती है। वेदा मान लेता है और घर के बाहर सो जाता है। और कलेशी चौखट पर बैठकर रात भर उन पर नजर रखने की सोचता है, पर नींद आने पर सो जाता है। सुबह जब कलेशी की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि उसकी बेटी घर में नहीं है। वह उसे ढूंढता है, चीखता है, चिल्लाता है, पर जब पूरे घर में उसकी बेटी नहीं मिलती तो वह हताश होकर अपनी बीवी के बार बार पूछने पर उसे बताता है कि उसके हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है। पर यहाँ पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि वाकई में क्या हुआ था, जिसकी वजह से वेदा और कनका सभी को बारी बारी मार रहे होते हैं। तभी वेदा और कनका कलेशी की बेटी को लेकर वापस आ जाते हैं और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अब कलेशी अपना सारा भेद बीबी के सामने खुल जाने की वजह से शर्मिंदा होता है और घर के अंदर जाकर अपने आप को आग लगा लेता है, जिससे वह काफ़ी जल जाता है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तभी कनिका अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर उसके सीने पर रख देती है और इसके बाद कलेशी की मौत हो जाती है। अपने दुश्मन की मौत पर नियम मुताबिक कनिका फिर से हाथ में पड़ी कठपुतली को नहलाती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर रमा वारदात वाली जगह पर पहुंचती है और पत्थर देखकर फिर से समझ जाती है ये काम कनका और वेदा का ही है। अब अगला सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां वेदा की बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है। तभी गांव वालों का इकट्ठ दिखाया जाता है, जहां गांव का मुखिया कहता है कि वीरा हमारे मंदिर में चोरी के केस से तो बच गया, पर अब दोबारा प्रद्युम्न के मेले में गया और वहां के 4 घरों को लूट लिया, जिस वजह से वहां के लोग मदद के रूप में हमारी गवाही चाहते हैं, जिससे उसे सजा मिल सके। पुष्पा के बार बार मना करने के बाद भी वेदा मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में मूवी कोर्ट में पहुंचती है, जहां सरकारी वकील गिरजा वीरा को जानबूझकर ना पकड़ने की वजह से इंस्पेक्टर रुद्रा की नाकामी जज के सामने पेश करती है। इस पर रुद्रा कहता है कि वीरा कहीं छुपा हुआ है, इसीलिए हम उसे नहीं पकड़ पा रहे। पर तभी वेदा बोरी में भरकर वीरा को कोर्ट में पेश करता है। इस पर जज उल्टा वेदा को ही कोर्ट में हथियार लाने और वीरा पर हमला करने के जुर्म में 50 रुपए जुर्माना और 3 दिन के लिए जेल में रखने का हुक्म देती है। इंस्पेक्टर रुद्रा अब वेदा को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। अगले सीन में सभी गांव वाले पुष्पा को आदित्य मेले में चलने के लिए कहते हैं, पर वेदा के जेल में होने की वजह से पुष्पा उन्हें मना कर देती है। ये सुनकर सभी मेले में चले जाते हैं और कनका पुष्पा को घर पर अकेली छोड़कर खेतों में जुगनू पकड़ने चले जाती है। अब कहानी 1985 के दशक में पहुंचती है, जहां वेदा का दोस्त दया धंधे वाली पारी के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी उसके सिर पर चोट लग जाती है और वह वहां से भाग निकलता है। अगली सुबह वेदा हॉस्पिटल में दया के चोट वाली जगह पर टांके लगवाने के लिए पहुंचता है। उसी वक्त इंस्पेक्टर रमा
धंधे वाली पारी के साथ हुई घटना की वजह जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती। धंधे वाली पारी इंस्पेक्टर रमा को बताती है कि इस हमले का संबंध कल वाली घटना से नहीं बल्कि 8 साल पहले घटित हुई एक घटना से है। यहाँ पारी की आवाज साइलेंट कर दी जाती है और हमें अब भी कुछ नहीं पता चलता कि आखिर हुआ क्या था, पर इंस्पेक्टर रमा अब सब समझ चुकी होती है। अगले सीन में वेदा और कनिका दोनों वीरा के घर पहुँचते हैं, पर वीरा की घरवाली कहती है कि यह छोटे मोटे चोरी या डाके डालता है, पर इसने ऐसा क्या कर दिया कि तुम लोग इसे मारने के लिए मेरे घर तक पहुंच गए। वीरा की घरवाली वेदा को सारी बात बताने के लिए कहती। इस बार वेदा सारा सस्पेंस क्लियर करने के लिए तैयार होता है और अब सीन किसी सुनसान जगह पर दिखाया जाता है, जहां 4 दोस्त, जिनमें से 3 मंदिर का पुजारी नानजप्पा, वीरा और गिरैया, अपने चौथे दोस्त कलेशी का इंतजार कर रहे होते हैं, जो धंधे वाली पारी को लेने के लिए गया होता है। पर जब पारी वहां पहुंचती है तो उन चारों को देखकर संबंध बनाने से मना कर देती है। चारों उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं, पर वह उनको सबक सिखाकर वहां से निकल जाती है। पारी के जाने के बाद उन भूखे भेड़ियों की नज़र खेतों में जुगनू पकड़ने आई वेदा की 10 साल की लड़की कनका के ऊपर पड़ जाती है। वे चारों उसके साथ गलत हरकतें कर। कुछ देर बाद वेदा का दोस्त दया शराब के नशे में वहां आ जाता है। वे चारों उसे देखकर भाग खड़े होते हैं। दया कनका को उठाकर रोते रोते पुष्पा के पास पहुंचता है। वह पुष्पा को उन चारों के बारे में बताता है, क्योंकि वीरा को धमकाने और कोर्ट में हथियार ले जाने के जुर्म में वेदा 3 दिन के लिए जेल में बंद था। इसलिए गुस्से में भरी हुई पुष्पा खुद हाथों में खंजर पकड़े कनका को लेकर वारदात वाली जगह पर पहुंचती है और उन चारों पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर देती है। खंजर से काटना शुरू कर देती है, पर चारों पुष्पा पर भारी पड़ते हैं। वह पत्थर उछाल कर उसके सिर पर मारते हैं, जिससे वह आग में गिर जाती है और जल जाती है। ये सब कनका देखकर वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वीरा फोन करके इंस्पेक्टर रुद्रा को वहां बुलाता है और मामले को सेटल करने के लिए अच्छी खासी रिश्वत भी देता है। 3 दिन पूरा होने के बाद वेदा घर आता है और पुष्पा की लाश को देखकर बहुत बेचैन हो जाता है। पुष्पा के केस को वकील गुणशेखर गुमराह कर देता है। वह वेदा और कनका को फिर से दोषी साबित करने में कामयाब हो जाता है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के नाम पर केस को भटकाने में इंस्पेक्टर रुद्रा का भी अहम रोल होता है। सरकारी वकील नीरजा कितना भी चाहकर कनका को जुडिशियल कस्टडी में रखने से जज को नहीं रोक पाती। उल्टा कनका को अपनी मां को मारने के जुर्म में उसके बड़ी होने तक बाल कारावास में रखने का हुक्म मिल जाता है। ये सारी कहानी वीरा की घरवाली ध्यान से सुनने के बाद उल्टा वीरा को ही पागल कहती है, जो बेटी की शादी करने की जगह गांव-गांव घूमकर बदला बदला का खेल खेल रहा है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर तभी वेदा के कहने पर कनका आगे बढ़ती है और वीरा की बीवी का गला काट देती है। अब वेदा और वीरा में जबरदस्त फाइट होती है, खून खराबा होता है। वेदा सब कुछ तहस नहस कर देता है। वेदा और कनका मिलकर गुंडों की खूब पिटाई करते हैं। तभी वहां इंस्पेक्टर रमा आती है। वह वेदा से कहती है कि सरकारी वकील गिरजा ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। उसने बताया कि औरत होने के नाते उन दोनों का बदला पूरा करने उसके जमीर ने उन्हें अरेस्ट नहीं करने दिया। इंस्पेक्टर रमा वेदा और कनका को असली सच बताने के लिए परी को उनके सामने बुलाती है और सच बताने के लिए कहती है। परी बताती है उस रात उन चारों को पीटने के बाद वह वहीं खेतों में छुप जाती है। कुछ देर बाद जब वह बाहर निकलती है तो उन चारों को बच्ची के साथ गलत हरकत करने से रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि वेदा का दोस्त यानी दया उन चारों से तो कनका को बचा लेता है, पर अब खुद ही कनका के साथ गलत काम करने लग जाता है। यह पारी से देखा नहीं जाता और उसकी टांग तोड़ देती है, पर तभी दया उसकी आंखों में मिट्टी डालकर कनका को लेकर वहां से गायब हो जाता है। यहाँ पर अब हमें ये भी पता चलता है कि इसलिए पारी बार बार दया को देखने पर उसे मारने के लिए जाती थी। इसलिए दया भी पारी को वेदा के सामने आने नहीं देता, क्योंकि पारी अगर एक बार वेदा के सामने आ जाती तो दया का सारा भेद खुल जाता। वेदा इतना सुनते ही दया का गला काट देता है और बदला पूरा होने की खुशी में खूब नाचता है। अब कनका और वेदा ने हाथ में लिए लकड़ी की कठपुतली को नदी में प्रवाहित कर दिया। अब मूवी वापस आज के वर्तमान में पहुंचती है, जहां दादी अपनी पोती को किताब पढ़कर सुना रही होती है। दादी लड़की को कहती है, इसके ऊपर इतने अत्याचार हुए, अपनी माँ को खो दिया, बाप से बिछड़ गई, उसने उस अपराध की सजा काटी जिसे उसने कभी किया ही नहीं, पर वह डरी नहीं बल्कि जेल से निकलकर उसने अपने सभी दोषियों को मौत के घाट उतार दिया।
अब लड़की भी उठती है, तैयार होकर काम पे जाने के लिए निकल पड़ती है और बस में उसी लड़के के फिर से तंग करने पर अपने पेन के टिप से उसकी जांघों पर वार करती है। अगले सीन में फिर किसी लड़की के साथ हुई रेप की घटना को दिखाया जाता है, जहां वेदा उन दोषियों के बारे में उनसे पूछता है और फिर हंट बिगिंस कंटिन्यू लिखते हुए मूवी खत्म हो जाती है। इससे पता चलता है कि इसके निर्माता इसके हिट होने पर इसका दूसरा पार्ट भी वेदा 2 के नाम से बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वेदा डॉक्टर शिव राजकुमार की 125वीं कन्नड़ फिल्म है, जो एक मील का पत्थर फिल्म हुई। ये चौथी बार है जब कन्नड़ स्टार ने निर्देशक ए हर्षा के साथ काम किया। इस फिल्म में महिला कलाकारों की दमदार भूमिका है। वेदा बाल शोषण के एक नए अनछुए संवेदनशील विषय से संबंधित है। ये दैनिक आधार पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न के बारे में एक मजबूत संदेश के साथ व्यावसायिक तत्वों का एक सही मिश्रण है। वेदा हर्षा द्वारा लिखित और निर्देशित 2022 की भारतीय कन्नड़ भाषा की एक एक्शन फिल्म है और जी स्टूडियोज के सहयोग से गीता पिक्चर्स के बैनर तले गीता शिव राजकुमार द्वारा निर्मित है। फिल्म में शिव राजकुमार और घनवी लक्षण मुख्य भूमिकाओं में हैं और उमाश्री अदिति, सागर, श्वेता चेगम्पा और कुरी प्रताप सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म संजय दत्त की 2017 की हिंदी फिल्म भूमि पर आधारित है। फिल्म 1960 और 1980 के दशक के बीच झूलती है, जो दर्शकों को अपने सीट से बांधे रखती है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि शिव राजकुमार बैक सीट लेते हैं और महिलाओं को शो चुराने देते हैं। वह शांत है लेकिन जरूरत पड़ने पर आतंक फैलाता है। ये शिव राजकुमार की 125वीं फिल्म है और प्रशंसकों के साथ साथ दर्शकों के पास अभिनेता का जश्न मनाने के लिए बहुत सारे दृश्य हैं। फिल्म की सभी महिलाएं उमाश्री, गणवी लक्ष्मण, श्वेता चेगम्पा, वीणा पुनप्पा और अदिति सागर ने बेहतरीन अनुभव किया है। इस बीच गणवी अलग दिखता है, वह देखने लायक है और हर दृश्य में अपनी अभिनय क्षमता साबित करती है। श्वेता चेगम्पा ग्लैमरस, उग्र और तेज तर्रार है और उमाश्री पहले भाग में फिल्म को जीवंत रखती है। वीणा बोनप्पा एक पुलिस वाले के रूप में अच्छी तरह से फिट बैठती है, जबकि अदिति चरमोत्कर्ष में चमकती है। वेदा बाल शोषण के एक अनछुए संवेदनशील विषय से संबंधित है। ये दैनिक आधार पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न के बारे में मजबूत संदेश के साथ व्यावसायिक तत्वों का सही मिश्रण। कहानी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन संदेश और शानदार प्रदर्शन फिल्म को बनाए रखते हैं। हालांकि गैर रैखिक पैटर्न थोड़ा मजबूर महसूस करता है। कोरियोग्राफर से निर्देशक बने हर्षा का शिव राजकुमार के साथ ये चौथा सहयोग है। दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को जानते हैं और यहाँ उनकी बखूबी इस्तेमाल भी किया गया है। इस बीच जोजम्पा और पुष्पा गाने दर्शक के साथ बने रहते हैं। यह फिल्म अवश्य देखी जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये था वेदा मूवी का फुल मूवी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमें पहले से और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए इस मूवी को आप एंजॉय करें और खूब प्यार दें, जब तक कि दोबारा नहीं लौटते फिर किसी बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।